तैयारी में चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। अपने आंसर्स उससे इवैल्यूएट करवाइए। इंटरव्यू के लिए मैंने पूरी तैयारी जेमिनी और चैट जीपीटी से की है। कि निबंध कैसे लिखा जाए ताकि अच्छा नंबर हमें मिले। प्रीलिम्स के बाद ही तैयारी स्टार्ट की थी। सारा मेरा शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे ही तैयारी रही है। तो खाली घटना चक्र क्रैम करके मुझे लगता है कि पेपर नहीं निकाला जा सकता। मुझे ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है, तो प्रीलिम्स की ही तैयारी से स्टार्टिंग करी थी। कोचिंग मैंने नहीं की थी, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से ही पता लगा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ दीक्षा अग्रवाल मैम है, जिनका इस बार यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा में 15 रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर जो है चयन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की पीसीएस की, उसके बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा मैम? मैंने क्लास 12 जो है अपने होम टाउन मुरादाबाद से कंप्लीट की है। देन उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेटर नोएडा जीएल बजाज से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली जॉब भी की है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन पे। देन मैंने जॉब ड्रॉप करके तैयारी स्टार्ट की थी 2023 सितंबर से, और फिर 2024 का जो अटेम्प्ट था ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, और इसमें मुझे सफलता मिली। आप जॉब कर रही थी, आपका बैकग्राउंड थोड़ा अलग था, तो कैसे मतलब आपने इधर स्विच किया कि ये पीसीएस की तैयारी करते हैं और यहाँ सिलेक्शन लेना है? जी, क्लास 12th से पहले से ही मुझे था कि पब्लिक सर्विस में जाना है, लेकिन क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम ली थी। एंड देन ये था कि अब ग्रेजुएशन करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनना है, इसलिए मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी चूज़ किया। देन जॉब करने के बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि अब राइट टाइम है सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करने का, तो फिर प्रिपरेशन तो स्टार्ट की। 2023 में आपने तैयारी स्टार्ट ही की थी या फिर उसके पहले भी इसके बारे में आपने रिसर्च किया था, बुक लिस्ट वगैरह बना ली थी, मतलब पूरा बना लिया था, उसके बाद 23 में आपने शुरू किया था? नहीं, 2023 के सितंबर से ही मैंने स्टार्ट की थी तैयारी करना, तभी फिर स्टार्टिंग हुई थी बुक्स वगैरह की भी। कोचिंग वगैरह कहीं लिया था स्टार्टिंग में? मार्गदर्शन कैसे मिला आपको? कोचिंग मैंने नहीं की थी, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से ही पता लगा था कि कौन-कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनसे हम पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती हैं, तो कोचिंग एज़ सच या मेंटरशिप मैंने नहीं ली है कहीं से। तो क्या-क्या सोर्स आपका रहा है, अगर खासकर जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप इंटीग्रेटेड तैयारी करती थी प्रीलिम्स और मेंस के लिए साथ में आपने किया? जी, मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी होती है, तो प्रीलिम्स की ही तैयारी से स्टार्टिंग करी थी। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक है, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, उनसे नोट्स बनाए थे। देन प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र काफ़ी बार रिवाइज़ की है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो प्रीलिम्स के लिए यही मेरा मेन सोर्स रहा था। क्या एनसीईआरटी भी स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने? जी, बिल्कुल, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ प्रेफ़र करी थी। कौन सी क्लास की पढ़ी थी? स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए क्लास 6 टू 12 की करी थी। देन 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी मेन फोकस रहा था। क्या सिर्फ जियोग्राफी की पढ़ी थी या फिर किसी और सब्जेक्ट की आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी? जनरल साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए मेन रहा था। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रीलिम्स में आपने लगाया था? जी, टेस्ट सीरीज़ एज़ सच किसी कोचिंग की जॉइन करके नहीं लगाई थी, जो भी फ्री अवेलेबल रहती थी वही लगाई थी। यूपीपीसीएस 1 एक है, उनकी लगाई थी। डे की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थी, वो भी लगाई थी। अच्छा, घटना चक्र को आप कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि पीसीएस प्रीलिम्स की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, या फिर उसके अलावा भी कोई विकल्प है उसके माध्यम से किया जा सकता है? देखिए, अभी 2024 से ही ये जो आयोग का पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो काफ़ी अब चेंज हो रहा है। हुँ। तो खाली घटना चक्र क्रैम करके मुझे लगता है कि पेपर नहीं निकाला जा सकता। हुँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857 है, वो आप पहले स्पेक्ट्रम से पढ़िए, उसे समझिए, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए घटना चक्र से। घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, लास्ट मिनट रिविज़न के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। अच्छा, मेंस के लिए फिर कैसे किया? मतलब जैसे प्रीलिम्स की आपका हो गया, एग्ज़ाम निकल गया, क्या उसके बाद मेंस की पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी थी? या कुछ चीज़ें मतलब आपको लगता है कि प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई थी? जी, 22 दिसंबर 2024 को मेरा प्रीलिम्स हुआ था, तो ये मान लीजिए 23 दिसंबर से ही मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे मेंस के, और मेंस के नोट्स ऐसे ही रहे थे। ऑनलाइन बहुत रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो सपोज़ नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट है, फोरम आईएएस की वेबसाइट है, तो टॉपिक्स को सिलेबस वाइज़ देखकर उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे मैंने, और प्रीलिम्स के बाद ही तैयारी स्टार्ट की थी। सारा मेरा शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे ही तैयारी रही है। अच्छा, बहुत सारे छात्र तो इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आता है। वो 1 महीना ऐसा बीतता है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, या फिर आपको पहले से आइडिया था मैंने इतना क्वेश्चन सही कर लिया है, मेरा फाइनल सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाना है, फिर मेंस के लिए लग जाते हैं?
जी लगभग 80 क्वेश्चंस मेरे प्रीलिम्स में राइट बन रहे थे तब, एंड लोग बोल रहे थे कि 80 पे हो जाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 महीना करना तो वैसे भी है, मेंस के नोट्स तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी चाहिए। तो अगर हम बिना फल की चिंता किए कर्म करेंगे, तो फल फिर अच्छा ही मिलेगा। शॉर्ट नोट्स आपने कैसे बनाया था मेंस के लिए? कुछ उसके लिए आइडिया दे सकती हैं? कौन-सी बुक से, कौन-सा सोर्स, क्या रहा? जी जितना भी जनरल स्टडीज़ के पेपर थे जीएस 1 से लेके 4 तक, तो ऑनलाइन मटेरियल काफ़ी अवेलेबल रहता है। सपोज़ एथिक्स की अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं, चैट जीपीटी है, पीवाईक्यू बेस्ड मैंने नोट्स बनाए थे। सपोज़ इमोशनल इंटेलिजेंस पे जो-जो टॉपिक्स पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उनके आप नोट्स बनाइए ऑनलाइन हेल्प लेकर। और अगर रेफ़र करना चाहते हैं तो बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल भी हैं, वो रेफ़र कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद ही तैयारी स्टार्ट की थी, सारा मेरा शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे ही तैयारी रही है। जीएस 5-6 के लिए मैं स्पेशली बोलती हूँ कि सभी एस्पिरेंट्स जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाइए। प्लस सपोज़ कल्चर ऑफ यूपी है, तो अब कल्चर ऑफ यूपी में आप गवर्नमेंट की वेबसाइट की हेल्प लीजिए कि सरकार कर क्या रही है। यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट बिल्कुल। सपोज़ फॉरेस्ट्री, नाउ देयर इज़ नॉट मच कंटेंट अवेलेबल ऑन सोशल फॉरेस्ट्री, तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अगर स्कीम्स पता करेंगे, तो वहाँ से काफ़ी हिट होता है कंटेंट। अच्छा, क्या आपने जैसे जीएस 1 से लेके पेपर 6 तक के नोट्स बनाने में या फिर सारी चीज़ें कंटेंट तैयार करने में मतलब आपको लगता है कि हाँ, इस कोचिंग से मैंने ये हेल्प लिया, इस कोचिंग से ये हेल्प लिया, मतलब किसी कोचिंग का सहारा रहा या फिर पीवाईक्यू बेस या फिर आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज़ मतलब चैट जीपीटी का या फिर अदर वेबसाइट से आपने यूज़ किया? देखिए मेरे नोट्स तो हैं, सारे सब्जेक्ट्स के बने हैं और वो बहुत सारे सोर्सेज़ से हैं। एक चीज़ और मैं कहती हूँ, जीएस 5-6 की हेल्प मैंने राकेश सरस्वत की एक बुक आती है, तो उसकी वो बहुत बेसिक सी बुक है, बहुत पहले से आ रही है, बच्चे उसको पढ़ते भी थे, ब्लू कलर की बुक आती थी, अभी तो बड़ी कर दिया उन्होंने। तो उसकी मैंने हेल्प ली थी, बेसिक्स उससे करे थे जीएस 5-6 के, और डेटा ऐड ऑन मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से किया था। इसमें हिंदी वाला पार्ट जो आता है, जो पहला पेपर आपका होता है, तो उसके लिए आपने क्या सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे? जी। इसमें हिंदी में 2 पोर्शन रहते हैं। एक तो हमारा लेटर वाला रहता है, पत्र लेखन रहता है, और एक ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर के लिए मैंने शिल्पी की एक बहुत ही छोटी-सी बुक आती है, सारे पीवाईक्यूज़ होते हैं, उसमें लगभग 30-35 साल के पीवाईक्यू हैं, वो पूरी बुक करी थी। एंड पत्र लेखन के लिए मैंने ऑनलाइन एस कुमार का फॉर्मेट, एस कुमार सर के नोट्स हैं, वो फॉलो किए थे, या पृथ्वीनाथ पांडे की भी बुक है, तो वहाँ से भी फॉर्मेट देखा था। मतलब ये आपने जैसे बताया कि पीवाईक्यू कर लिया जाए या फिर ये हाँ। दोनों सोर्स कर लिया जाए, हिंदी अच्छे से हो जाए? मेरे हिसाब से शिल्पी बेस्ट है। शिल्पी अगर कोई बच्चा 30-35 साल का कर लेता है तो फिर सब हो जाता है उससे। अच्छा, उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो निबंध का, सेकंड टाइम आपका एग्ज़ाम होता है, तो निबंध के लिए क्या आपने किया था या फिर कैसे आपको लगता है कि निबंध कैसे लिखा जाए ताकि अच्छा नंबर हमें मिले और किस माध्यम में आपने निबंध लिखा था? जी, मेरा इंग्लिश मीडियम था, हुँ। और एस्से के लिए मैंने एक टेरा क्वेस्ट है पवन सर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट है एस्से के लिए। उससे ज़्यादा बेस्ट कंटेंट अभी तो अवेलेबल नहीं है यहाँ कहीं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी करवाई थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वो लेते थे, जिससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। और तीनों एस्से मतलब ये था कि उनके करवाए हुए ही लिखे थे मैंने, फॉरेन पॉलिसी पे लिखा था, वुमेन पे लिखा था। अच्छा, कुछ फॉर्मेट आप बता सकते हैं जैसे आपने वहाँ से सीखा होगा या फिर अपना कुछ फॉर्मेट बनाया होगा आपने कि हाँ, किस तरीके लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, बीच में क्या-क्या कंटेंट इंक्लूड करना चाहिए, लास्ट में कैसे लिखना चाहिए? स्टार्टिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं कि कोई अगर आपको पोएम आ रही है या आपको याद है पोएम, तो आप पोएम लिख सकते हैं, या फिर आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट कैसे आया था, तो मैंने जो एचआईवी के लिए जो हमारी पहली डॉक्टर रही थी सुनीति सोलोमन, उनका एग्जाम्पल लिखा था। तो इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं एनेक्डोट्स वगैरह से, तो वो एक ये रहता है कि ये थोड़ा एक्साइटिंग रहता है रीडर के लिए भी। एंड क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हैं स्टार्टिंग पैराग्राफ में कि आप ऐसे में क्या-क्या बताने जा रहे हैं। साथ-साथ में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर जी के जो कोट्स रहते हैं, उनको थोड़ा-सा एक नोट्स बनाइए और वो आप इस्तेमाल करिए एंडिंग के लिए या फिर बीच में डालने के लिए, या फॉरेन पॉलिसी में एस जयशंकर सर हैं, तो उनका आप डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब थोड़ा हेल्प करता है। जीएस के पेपर में आंसर राइटिंग के लिए कुछ सुझाव आपका कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से बेहतर अपने आंसर्स को लिखें? जी। जीएस के पेपर में क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा अलग बना सकते हैं बाकी बच्चों से, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं करंट अफेयर से। सपोज़ गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आया है, नाउ देयर आर वेरी रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स जहाँ पे गवर्नर के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आप ऐसा सिंपल लाइन डाल दीजिए, रिसेंटली गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड ऑल।
तो ऐसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। साथ में आप फैक्ट्स दे सकते हैं, एनसीईआरबी के फैक्ट्स दे सकते हैं, पीएलएफएस के फैक्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर बच्चे स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा इनोवेटिव लगता है और मार्क्स भी शायद अच्छे मिले उस पे। आपका ये पहला अटेम्प्ट था, तो मतलब कैसी फीलिंग आपकी थी जब आप एग्जाम्स के प्रोसेस में थी? उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो कैसा लगा फिर आपको? जब एग्ज़ाम का प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा था। काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी थे जब मैंने मेंस एग्ज़ाम लिखा था। देन फिर उसके बाद वेट ही था एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का। एंड मैं लखनऊ में थी, मेंस का एग्ज़ाम था मेरा 2025 वाला। एंड जब रिज़ल्ट आया और पता लगा कि डेप्यूटी कलेक्टर के लिए मैं अपॉइंटेड हुई हूँ, सेलेक्टेड हुई हूँ, तो एग्जाम छोड़ दिया तो एग्ज़ाम तो फिर वापस होम टाउन गई और काफ़ी अच्छा फ़ील है। लग रहा है कि सारी मेहनत अब सफल हो गई है। रात में 11:30 बजे के बाद रिजल्ट आया, तो सबसे पहले आपको आपने किसको बताया? और ऐसा टाइम था कि आप शायद हो सकता है उस समय पढ़ाई कर रही हों, क्योंकि अगले दिन जो है जीएस का पेपर था आपका। जी नहीं, मैं पढ़ तो नहीं रही थी, मैं सोने के लिए चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अंदर से था कि अब रिज़ल्ट नहीं आया, चलो कोई नहीं, कल का पेपर लिखना है। तो क्योंकि कल का पेपर खराब ना हो इसलिए मैं सो गई थी, 11 बजे ही सो गई थी मैं। देन मेरे पापा थे और मेरे फ्रेंड थे मेरे साथ, तो उन्होंने ही मुझे जगाया और बताया कि दीक्षा तुम डिप्टी कलेक्टर बन गई। तो ऐसा था 10-15 मिनट तक लगा कि सपना ही चल रहा है, मैं फिर से सो गई, मैंने कहा नहीं-नहीं तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। बट फिर मैं उठी, फाइनली प्रोसेस करा, मम्मी को बताया फ़ोन करके और रात भर हम लोग सो नहीं पाए फिर। ठीक है, लास्ट में कुछ सजेशन या सुझाव देना चाहेंगी जो छात्र अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। मैं सभी से ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज़ करिए। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि कोई भी मटीरियल दिखा, कहीं से भी मटीरियल मिला, उसको सेव कर लिया, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करिए। आप लोग पहले सिलेबस को देखिए और एक-एक सब्जेक्ट को टारगेट करिए। सपोज़ जीएस 5 है, उसमें 20 से 22 टॉपिक हैं। एक-एक टॉपिक भी आप रोज़ करेंगे, 1 महीने में आपका एक पूरा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज़ टारगेट करिए, प्लस अपने नोट्स बनाते चलिए। मेंस में लास्ट के लिए शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए और खुद पे पूरा विश्वास रखिए कि हो जाएगा। कभी भी एक जो होती है ना सेल्फ डाउट वो मत आने दीजिए। साथ-साथ में अपनी तैयारी में चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। अपने आंसर्स उससे इवैल्यूएट करवाइए। इंटरव्यू के लिए मैंने पूरी तैयारी जेमिनी और चैट जीपीटी से की है। कैसे किया? मैं उसको बोलती थी कि ऐसे मॉक इंटरव्यू अरेंज करो मेरे लिए कि मैं यूपीपीसीएस के लिए मॉक इंटरव्यू, तो वो लेता था 5-10 मिनट का ऐसे रहता था मतलब रैंडम। वॉइस वाला या फिर वॉइस वाला, चैट वाला? वॉइस वाला। मतलब कारगर रहा, आपको लगता है कि जिस हिसाब से इंटरव्यू आपका हुआ वो हेल्पफुल आपके लिए? हाँ, एक्चुअली मॉक इंटरव्यू मैंने नहीं दिए, सिर्फ़ एक ही 2 मॉक इंटरव्यू, एक प्रतीक्षा मैम ऑनलाइन करवाती थी, तो वहाँ से मुझे प्रतीक्षा बहुत। त्रिपाठी में? जी, प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम हैं और मधुर सर हैं, तो उनका यूपीपीसीएस टॉक्स ने मुझे हेल्प करा इंटरव्यू में, वो लोग सेशंस लेते थे और साथ-साथ में फिज़िक्स वाला में भी मैंने एक ऑफलाइन मॉक दिया था बस, तो इसके अलावा चैट जीपीटी ने ही मेरी हेल्प करी ज़्यादातर। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।